डिस्कस हो रहा था, क्लास एम्फीबिया, और क्लास एम्फीबिया में हम लोग क्लोएका डिस्कस कर रहे थे। क्लोएका, देखो क्लोएका एक कॉमन चेंबर है और उस कॉमन चेंबर में एलिमेंट्री कैनाल भी आके खुलता है और यूरिनरी ट्रैक्ट भी आके खुलता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी आके खुलता है। यानी वो तीनों चीज कलेक्ट कर सकता है। फीकल मैटर भी कलेक्ट कर सकता है जो एलिमेंट्री कैनाल से आता है, ठीक है, और यूरिन भी कलेक्ट कर सकता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट से आता है किडनी में बंद करके, और तीसरा वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से भी चूंकि कनेक्टेड होता है तो वो गैमीट को भी कलेक्ट कर सकता है। तो गैमीट, यूरिन और फीकल मैटर एक कॉमन चेंबर में आते हैं एम्फीबिया के केस में, ठीक है ना। और ये क्लोएका तुमको रेप्टाइल में भी मिलेगा, ठीक है, ये क्लोएका तुमको बॉट्स में भी मिलेगा। मैमल में जाके फिर क्लोएका खत्म हो जाता है। मैमल में सिर्फ जो एग लेइंग मैमल्स होंगे उन्हीं में क्लोएका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी बुक अगर आगे के किसी ग्रुप में क्लोएका नहीं लिखा है तो ये मत समझना कि उसमें क्लोएका नहीं होता है। क्लोएका की शुरुआत अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक किस क्लास से शुरू हुई है? एम्फीबिया से। तो क्लोएका का मिलना एक तरह से देखा जाए एनसीईआरटी बुक को अगर पढ़ोगे तो वो क्लोएका टर्म जो है सबसे पहले वो यूज कर रहा है किसमें? एम्फीबिया से। तो एक बार ध्यान से मतलब इसको समझ लेना कि क्लोएका केवल एम्फीबिया में नहीं पाया जाता, क्लोएका एम्फीबिया के साथ साथ रेप्टिलिया में भी होगा, एव्स में भी होगा और एग लेइंग मैमल्स में भी होगा। किसमें होगा? एग लेइंग मैमल्स में, ठीक है। तो क्लोएका एक कॉमन चेंबर है, कॉमन चेंबर, ठीक है, that collects fecal matter, urine and gametes, ठीक है। तो क्लोएका जो है कॉमन चेंबर होता है जो फीकल मैटर, यूरिन और गैमीट्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें जो फीकल मैटर आता है वो कहां से आता है? एलिमेंट्री कैनाल से या गट से आता है। गट को ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जो यूरिन आता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट से आता है, ठीक। और जो गैमीट्स आता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको एक चैम्बर है, इसको हम क्लोएका कहेंगे और क्लोएका बाहर की तरफ एक ओपनिंग से खुलता है जिसको क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोएकल अपर्चर। तो ये एक चैम्बर है जिसको बोलेंगे बॉडी के अंदर, जिसको बोलेंगे क्लोएका। और क्लोएका में 3 अलग अलग ट्यूब्स आकर के खुलते हैं। वो जो 3 अलग अलग ट्यूब्स हैं उनके नाम हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके थे। तो इसमें एक ट्यूब को तुम गट बोल सकते हो या एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हो। ये ट्यूब जो है गट है, ठीक। ये ट्यूब को तुम यूरिनरी ट्रैक्ट कह सकते हो, यूरिनरी ट्रैक्ट। अच्छा, और एक ट्यूब क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो चेंबर है, इस चेंबर को, इसी चेंबर को हम कहते हैं क्लोएका, दैट ओपन्स टू एक्सटीरियर बाय एन ओपनिंग। क्लोएका ओपन्स टू एक्सटीरियर बाय एन ओपनिंग। लिखा होगा कि क्लोएका जो है बाहर की तरफ एक छेद से खुलता है, मिला? देखो उसमें लिखा होगा। तो क्लोएका एकदम बंद पाउच नहीं है, वो बाहर की तरफ एक ओपनिंग से खुलता है। तो इसको बोलते हैं क्लोएकल अपर्चर। क्या बोलते हैं उसको? क्लोएकल अपर्चर, अपर्चर है ये। तो क्लोएकल अपर्चर इसी को बोलते हैं कि क्लोएका ओपन्स टू एक्सटीरियर बाय एन ओपनिंग। कितने लोगों को समझ में आ गया ये? तो क्लोएका वाली कहानी हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हमने बोला कि एम्फीबिया का स्किन जो होता है, एम्फीबिया का जो स्किन होता है उसके ऊपर स्केल्स नहीं पाए जाते, लिखे होंगे लास्ट क्लास में बताया था। तो उसका स्किन मॉइस्ट भी होता है, गीला भी होता है, तभी वो स्किन से सांस भी लेते हैं एम्फीबियंस। तो यहां पर
अगर तुम ये लिखते हो कि एम्फीबिया में जो स्किन होता है वो स्केल लेस होता है, स्केल लेस होता है, तो उसके साथ में एक और चीज जोड़ना होगा, मॉइस्ट भी होता है। क्या होता है? मॉइस्ट भी होता है। सूखा स्किन नहीं होता है, इसका स्किन हमेशा गीला होता है ज्यादातर एम्फीबियन के केस में, ठीक है। लेकिन एक एम्फीबिया होता है टोड, टोड टोड का नाम सुने होंगे, ब्यूफो जिसको बोलते हैं। एक एम्फीबिया होता है फ्रॉग, एक एम्फीबिया होता है सैलामेंडर। तो सैलामेंडर का बॉडी जो है आपको बहुत ज्यादा गीला मिलेगा क्योंकि उसके स्किन से म्यूकस निकलता है। फ्रॉग का भी स्किन से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। लेकिन टोड का जो स्किन होता है उससे म्यूकस नहीं निकलता, तो उसका स्किन क्या रहता है? ड्राई रहता है। तो उसको बार बार पानी में जाते रहना पड़ता है अपने अपने आप को गीला रखने के लिए। हालांकि फ्रॉग को भी पानी में जाना है, लेकिन चूंकि उसका बॉडी क्या निकाल रहा है? म्यूकस निकाल रहा है, तो उसको पानी की जरूरत कम पड़ती है गीला रखने के लिए अपने स्किन को। और टोड में जब हम बोलते हैं ड्राई, तो रिलेटिवली ड्राई बोल रहे हैं, कंपैरेटिवली ड्राई बोल रहे हैं। एकदम से सूखा नहीं हो सकता वरना मर जाएगा टोड भी, ठीक है ना। तो कितने लोगों को समझ में आ गया चीज? अच्छा, अब देखो, तो स्किन जो होगा वो मॉइस्ट होता है, स्केललेस होता है एम्फीबिया का, ये तो बता चुके हैं। और मॉइस्ट होने के पीछे वजह क्या होती है कि उसको रिस्पिरेशन में इसका इस्तेमाल करना होता है। तो मॉइस्ट होने की वजह से स्किन जो है किस में मदद करती है? रिस्पिरेशन में, हेल्प्स इन रिस्पायरेशन, हेल्प्स इन रिस्पायरेशन। तो स्किन जो है वो रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। और यहां पर फिर नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कशन किया है वो रिस्पायरेशन का ही किया है। एम्फीबिया में रिस्पिरेशन 3 तरीके से हो सकता है। गिल से भी होता है कुछ एम्फीबियंस में रिस्पिरेशन, कुछ में लंग से होता है, कुछ में स्किन से होता है, और कुछ में तीनों से होता है। जैसे अगर फ्रॉग का टैडपोल है, टैडपोल स्टेज में रहेगा, फ्रॉग का जो टैडपोल है अगर वो टैडपोल स्टेज में रहेगा, ठीक, तो किससे करेगा? गिल से करेगा। उसके बाद जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो जब तक लैंड पर है तब तक लंग से करेगा, और पानी में चल जाएगा तो स्किन से करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिस्पिरेशन होता है एम्फीबिया में वो गिल से होता है, लंग से होता है और स्किन से होता है, ठीक है। ये भी पॉइंट डिस्कस हो गया, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। क्या? हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, ठीक है। 2 ऑर्किल और 1 वेंट्रिकल, तो इसका हार्ट में 3 चैम्बर आप ऐसे दिखा देना, ठीक है। 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑर्किल लिखा है तो मैं भी ऑर्किल लिख रहा हूं, और वेंट्रिकल 1 होता है, ठीक है। तो 2 ऑर्किल हो गया और 1 वेंट्रिकल हो गया। तो हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होगा। उसके बाद एम्फीबियंस जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रोक के नहीं रख पाते हैं। इनका बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। अगर इन्वायरमेंट जो है वो ठंडा हुआ तो उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, अगर इन्वायरमेंट गर्म हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर ये ध्यान रखें, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड। तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड को ही बोलते हैं पॉइकिलोथर्मल, पॉइकिलोथर्मल। ये आगे ये टर्म आएगा रेप्टाइल में, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं या पॉइकिलोथर्मल होते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। पॉइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब होता है अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स नहीं रख पाते हैं। दैट बॉडी टेम्परेचर कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का अगर बॉडी टेम्परेचर बदल रहा है, इन्वायरमेंट का अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी बदलेगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? ठीक है, ओके। तो ये हो गया पॉइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लो। अब इसमें लिख लेना सेक्सेस आर सेपरेट, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, सेक्सेस आर सेपरेट,
सेक्सेस आर सेपरेट, और इसका मतलब होता है ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इनमें, ठीक है। उसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी ये एम्फीबिया पानी में बेसिकली जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब स्पर्म और ओवा इनके पानी में रिलीज होते हैं, मेल स्पर्म रिलीज करेंगे, फीमेल ओवा रिलीज करेंगी, और ये दोनों का फ्यूजन पानी में होगा, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल। तो पानी जरूरी है, पानी नहीं रहेगा तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, इनका लाइफ साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लिखा है एनसीईआरटी बुक ने, तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, इन वाटर, ठीक है। और ये ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं, ओवी पैरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं, एग लेइंग होते हैं ये, ठीक है, एग लेइंग एनिमल्स हैं ये। तो ये ओवी पैरस होते हैं, यानी अंडे देने वाले एनिमल है ये। सेक्सेस आर सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओवी पैरस, और इनके लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज पाई जाती है, जैसे फ्रॉग का भी हमने नाम लिया, लार्वा का नाम क्या नाम लिया, टैडपोल लार्वा। तो टैडपोल लार्वा पाया जाता है इनके लाइफ साइकिल में, यानी डेवलपमेंट क्या लिखा है, इनडायरेक्ट। तो लिख लेना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनमें डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। और देख लो एम्फीबिया में एग्जाम्पल छोड़ करके कोई पॉइंट बच गया हो तो उसको भी डिस्कस कर ले, एक बार चेक कर लो। एग्जाम्पल पर आते हैं, देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबिया के। तो एक तो इसमें फ्रॉग है, जिसका जीनस नेम क्या है, राना है। फिर टोड है, जिसका जीनस नेम क्या है, ब्यूफो है। उसके बाद फिर है क्या, ट्री फ्रॉग है, ट्री फ्रॉग को हाइला कहेंगे, हाइला जीनस नेम है, ब्रैकेट में जो लिखा है वो जीनस नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है बेटा, सैलामेंडर, सैलामेंड्रा जिसको कहेंगे, तो सैलामेंडर, सैलामेंडर में ई आर है कि ए आर है, तो सैलामेंडर हो गया, और सैलामेंड्रा इसका जीनस नेम है, ठीक है। और एक और है लिम्बलेस एम्फीबियन, एक ऐसा एम्फीबियन जिसमें लिम्ब नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्थियोफिस। तो लिम्बलेस एम्फीबियन लिख लो, इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन, एम्फीबियन, ये ऐसा एम्फीबियन है जिसमें लिम्ब नहीं होता, तो इक्थियोफिश, इक्थियोफिस, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 नाम याद रखना, फ्रॉग, टोड, ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर और लिम्बलेस एम्फीबियन। जनरली एम्फीबिया में कितने लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ठीक है, 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। इक्थियोफिश में कोई लिम्ब नहीं होता, ना 4 लिम्ब ना हाइंड लिम्ब, ठीक है। कोई पॉइंट बन गया था क्या एम्फीबिया के। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग क्लास डिस्कस करते हैं, कौन सा क्लास है, रेप्टिलिया। तो लिख लो क्लास रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। अब क्लास रेप्टिलिया में सबसे पहले मेंशन कर लेना कि जो क्लास रेप्टिलिया के मेंबर्स होते हैं उनमें लैटिन वर्ड, जो वर्ड से लिया गया है रेप्टाइल, और उसका मतलब होता है जो क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं, लैटिन में रेपर या रेप्टम उसका मतलब होता है, तो डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड रेपर, REPERE, और रेप्टम, और रेप्टम, रेपर बोलो या रेप्टम बोलो, दोनों से ही रेप्टिलिया बना है, दोनों का मतलब एक ही है, मींस क्रीपिंग और क्रॉलिंग, मींस टू क्रीप और क्रॉल, मतलब रेंग के चलने वाले,
ऐसे एनिमल जो रेंग के चलते हैं, क्रीप, क्रीप करना मतलब रेंगना, क्रॉल करना मतलब रेंगना, रेंग के चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको क्रीपर बोलते हैं, क्रॉलर बोलते हैं। और उसी को लैटिन में क्या बोलते हैं? रेपर, रेपर या रेप्टम या उसको क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया शब्द का मतलब है रेंग के चलने वाले एनिमल वाला ग्रुप है ये। कितने लोगों को समझ में आई है? ठीक। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें मेंशन कर लेना, इनमें जो स्किन होती है, बॉडी की जो कवरिंग होती है, भाई स्किन बनाता है बॉडी की कवरिंग, तो स्किन जो होती है इज ड्राई और ड्राई एंड कॉर्निफाइड। स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड, लिख लेना, एंड कॉर्निफाइड। स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड, ठीक है, कॉर्निफाइड। स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड। इनका स्किन जो होता है सूखा होता है। देखो एम्फीबिया का स्किन क्या था? एम्फीबिया का स्किन क्या था? मॉइस्ट था, लेकिन इनका स्किन क्या है? ड्राई है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है, या उसमें ऐसा लिखा कि बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, या बॉडी के ऊपर इपिडर्मल प्लेट्स पाए जाते हैं। और यही जब इपिडर्मल स्केल्स जब काफी मोटे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्यूट्स बोलते हैं। तो यानी स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बॉडी इज कवर्ड बाय, क्या लिखा है? इपिडर्मल, क्या लिखा है? एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, स्क्यूट्स, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर एपिडर्मल स्केल्स होते हैं या क्या होते हैं? स्क्यूट्स होते हैं। बेटा मछली के बॉडी पर भी तो स्केल्स पाए जाते हैं, नहीं नहीं पाए जाते? बोलो, पाए जाते हैं ना। टीनॉइड स्केल, साइक्लॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल, ये सब नाम सुना है ना। तो ये जो स्केल्स पाए जाते हैं, ये अकेला रेप्टाइल ऐसा नहीं है जिसके बॉडी के ऊपर स्केल पाए जाते हैं। इसके पहले के भी क्लास में आप पढ़े हो कि रेप्टाइल्स के बॉडी के ऊपर, रेप्टाइल के अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। कौन सा ग्रुप है वो? हाँ, कौन सा ग्रुप है, वही तो पूछ रहा हूं। कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज, ये दोनों फिशेस का ग्रुप है और इनके भी बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल की शुरुआत फिशेस से ही शुरू हुई है। इसके पहले साइक्लोस्टोम्स था, पेट्रोमाइजॉन, मिक्सिन, उनमें स्केल होता था क्या? नहीं, लिखा है स्केललेस। तो स्केल की शुरुआत कहां से हुई? कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज से हुई। लेकिन वहां नहीं लिख रहा है कि एपिडर्मल है कि क्या है, नहीं समझे मामला? तो अगर पूछ दिया एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन फिशेस, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड रेप्टाइल बोथ, बैंड बच जाएगा। क्या होगा? रेप्टाइल होगा। क्या होगा? गलत है, केवल रेप्टाइल होगा। क्या होगा? केवल रेप्टाइल है। ये ध्यान रखना। नहीं समझे मेरी बात? क्या समझ में आई? स्केल्स पाए जाता है फिश में, लेकिन वो एपिडर्मल स्केल नहीं है। तो हर लाइन जो एनसीईआरटी बुक लिख रही है, सोच समझ के इसको आंसर देना है। नहीं क्लियर हुआ? तो रेप्टाइल में स्केल है, कौन सा स्केल है? एपिडर्मल स्केल है। और फिशेस में जो स्केल है, एपिडर्मल स्केल नहीं है, वो डर्मल स्केल है। क्या है? चलो तो लिख लो इस बात को, यही कंट्रास्ट में है तो लिखना जरूरी है। एपिडर्मल स्केल जो है वो रेप्टाइल का फीचर है। बॉडी इज कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल, ठीक। और स्क्यूट्स मतलब जब यही स्केल काफी मोटा हो जाता है, प्लेट जैसा हो जाता है, तो उसको स्क्यूट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्क्यूट्स। तो थोड़ा लिख लो उसको, थोड़ा थिक स्केल होता है, बस अंतर यही है, थिक स्केल। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठा लो, ठीक। तो एक चीज ये तो लिखना जरूरी हुआ ना फिर, कि मछली में स्केल बिल्कुल सही, रेप्टाइल में स्केल बिल्कुल सही, लेकिन एपिडर्मल स्केल केवल रेप्टाइल में, मछली में नहीं। समझ में आया? तो लिख लोगे, फिशेस में डर्मल स्केल होता है, डर्मल स्केल होता है। और बाकी फिशेस के बाद बेटा एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियन में स्केल नदारत हो जाता है, गायब हो जाता है, फिर स्केल आता है। रेप्टाइल में भी स्केल होता है, बर्ड्स में भी स्केल होता है। बर्ड में कहोगे फेदर होता है, फेदर होता है, लेकिन उसके लोअर लिम्स पर, टांगों पर क्या होता है? स्केल्स होता है। और मैमल में भी स्केल होता है। मैमल में बॉडी पर क्या होते हैं? हेयर्स भी होते हैं। कुछ मैमल होते हैं जिनके बॉडी पर क्या होते हैं? स्केल। स्केल वाले मैमल भी हैं। पेंगोलिन, पेंगोलिन का नाम सुना है? आर्माडिलो का नाम सुना है? वो सब नहीं सुनोगे ना देखोगे। तो पेंगोलिन हो गया,
आर्माडिलो हो गया, ये सब इस स्केली एंटीटर होता है। बहुत सारे मैमल जिनके बॉडी के ऊपर पूरा स्केली स्केल होता है। डिस्कवरी चैनल पर जाओ, यूट्यूब पर टाइप करो, पेंगोलिन बोल रहा हूँ, आर्माडिलो बोल रहा हूँ, तो खुद ही दिख जाएगा, उसका मुंह बॉडी सब दिख जाएगा, उसके बॉडी के ऊपर स्केल दिख जाएंगे तुमको। तो एपिडर्मल स्केल इन तीनों में होता है। रेप्टाइल में भी होगा, रेप्टाइल में तो पूरे बॉडी पर होगा, हर रेप्टाइल में होगा, नहीं समझे। और मैमल की बात करें तो मैमल में, हर मैमल में तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे मैमल में होगा। और जब भी होगा तो कौन सा होगा बेटा, यहां से हटो, जब भी होगा तो कौन सा होगा, एपिडर्मल स्केल होगा, ठीक है। और बर्ड्स में कहां पर होगा स्केल, लेग्स पर होगा, लेग्स पर होगा, क्योंकि पूरा बॉडी तो फेदर से कवर्ड है ना, तो स्केल कहां मिलेगा, स्केल उस जगह मिलेगा जहां पर फेदर ना हो। तो कबूतर का पैर देख लो, मोर का पैर देख लो, पक्षी का, कोई भी पक्षी का पैर देख लो, कौवे का पैर देख लो, तो उसके ऊपर फेदर नहीं होता, लोअर पार्ट जो होता है हाइंड लिम्ब का। कितने लोगों को समझ में आया। तो याद रखना, जब हम लिखते हैं डर्मल स्केल और एपिडर्मल स्केल, तो ऐसे डिस्टिंक्शन करना। तो सवाल बहुत सावधानी से करना। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों में जब भी, जहां भी, जैसा भी स्केल होगा, वो कौन सा स्केल होगा, एपिडर्मल स्केल होगा, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। एनसीईआरटी बुक ने तो रेप्टाइल के बारे में लिखी दिया एपिडर्मल स्केल होता है। कितने लोगों को स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्केल की बात हो गई। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसमें यह भी लिख रहा है कि स्पेशली वो, चूंकि यहीं पर पॉइंट हम डिस्कस करते रहे, भले वो नीचे के पैराग्राफ में किसी लाइन में है, जो स्नेक्स और लिजर्ड्स होते हैं, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, ये अपने बॉडी के स्केल्स को गिराते हैं, अपने बॉडी के स्केल्स को गिराते हैं, ठीक है। और वो जो स्केल्स गिरते हैं इनके बॉडी के, नए स्केल्स आते हैं, पुराने स्केल्स गिरते हैं, वो पुराना स्केल एक खोल के रूप में गिरता है, उसको स्किन कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किन कास्ट। लिखा है ना, स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो स्नेक एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, स्किन कास्ट। तो स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ठीक है। अब जैसे तुम सांप को देखते होगे, पढ़े होगे, हिंदी में केचुल बोलते हैं, केचुल नाम सुने हो ना, सांप जो है वो केचुल छोड़ता है, यानी वो अपने पुराने स्केल की कवरिंग को एक लेयर के रूप में वो अपने बॉडी से वो उतारता है। ये देखो, ये स्किन, ये स्केल का बना हुआ है, ये बाहर निकल आएगा, इसी को बोलते हैं बेटा क्या, स्किन कास्ट। पूरा का पूरा सांप उस खोल से बाहर चलाएगा, और वो खोल जो बचेगी, वो एक्चुअली खोल किसकी बनी हुई है, स्केल्स की बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट होता है वो। कई बार जंगलों में जाओगे, घूमोगे, तो इस तरह के स्किन कास्ट गिरे हुए जमीन पर मिलेंगे, तो समझ जाना अगल बगल कहीं सांप जो है वो केचुल छोड़ के गया है। केचुल बोलते हैं, स्किन कास्ट को क्या बोलते हैं, केचुल। समझ में? लेकिन कहोगे सर छिपकली तो लिजर्ड है, वो भी तो घरों में घूमती रहती, कहां जमीन पर केचुल ओचुल गिरा रहता है। तो छिपकली जो है वो स्केल्स को एक कंप्लीट लेयर के रूप में नहीं गिराती है, टुकड़ों टुकड़ों में गिराती है। जैसे देखो बालों में रूसी होती है ना, रूसी है क्या, स्केल तो है, रूसी क्या है, स्केल ही है। बालों में होता है डैंड्रफ जिसको बोलते हैं, कंघी उंगी करो, 10 दिन नहाओ ना, देखो अब पूरा पेपर लेकर कैसे झाड़ो पूरा, क्या होगा, खूब सारा रूसी गिरेगा, ठीक है। और जब रूसी गिरेगा तो क्या होगा, डैंड्रफ गिरेगा तो क्या है, डैंड्रफ स्केल है। जो स्कैल्प है सबसे ऊपर का, जो एपिडर्मल सेल होती है सबसे ऊपर, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर बोलते हैं, वो टुकड़ों में टूट टूट के गिरती है। तो जो लिजर्ड है वो भी अपने स्केल्स को स्किन कास्ट के रूप में रिलीज करते हैं, बट उनका स्किन कास्ट जो है वो बारी, मतलब एक ही साथ नहीं शेड होता है, कुछ टुकड़ा आज निकला, कुछ टुकड़ा कल निकला, कुछ टुकड़ा शाम को निकला, तो एक कंप्लीट खोल नहीं मिलेगा। किस केस में खोल नहीं मिलेगा, लिजर्ड के केस में, लेकिन सांप में मिल जाता है, पूरा का पूरा लेयर ही पूरा निकलेगा। अच्छे से समझ में आ गया आपको? चलिए, तो ये भी चीज थोड़ा बाद में लिखी है, इसको हमने पहले ही बता दिया।
अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर लेना कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइकिलोथर्मल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होंगे, ठीक है, या पॉइकिलोथर्मल होंगे, पॉइकिलोथर्मल होंगे। उसके बाद रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, कुछ में 4 चैम्बर्ड होगा। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, ठीक है, और 3 चैम्बर्ड में मालूम है ना, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, ठीक है, वो चीज आप जान चुके हैं। और 4 चैम्बर्ड लिख देना क्रोकोडाइल, और 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड होगा इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। मगरमच्छ में 4 चैम्बर्ड होगा, और 4 चैम्बर कहने का मतलब है कि 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। तो ये क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा। बाकी रेस्ट ऑफ जो रेप्टाइल है, बचे हुए जो रेप्टाइल्स है, उनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा, ठीक है, ये मत भूलना। तो मछली में तो हार्ट का जिक्र किया है 2 चैम्बर्ड। एम्फीबिया में हार्ट क्या है? 3 चैम्बर्ड। रेप्टाइल में हार्ट 3 और 4 चैम्बर्ड। इसके बाद बर्ड्स हो गया या मैमल हो गया, उनमें हार्ट क्या होंगे? 4 चैम्बर्ड ही होंगे। तो ये भूलेगा नहीं तुम लोगों को। और इसके बाद लिख लेना कि रेप्टाइल्स में लिम्ब होते हैं, अगर लगा है ना, सांपों में लिम्ब नहीं होते, स्नेक्स में लिम्ब नहीं होते, रेंग के चलते हैं, उनको बिल में रहना होता है। अगर टांगे होंगी तो फंस जाएगा, बिल के अंदर घुस ही नहीं पाएंगे। तो उनका जिस तरह का जो हैबिट है, व्यवहार है, बिल में उनको रहना होता है, बिल में घुसना होता है, तो लिम्स उसके लिए अड़चन है। तो इसलिए लिम्स नेचर ने उनमें क्या कर दिया है? हटा दिया है, ठीक है। तो लिम्स इफ प्रेजेंट लिखा होगा, लिम्स इफ प्रेजेंट आर 2 पेयर्स। तो लिख लेना लिम्स 2 पेयर्स, 2 पेयर्स, ठीक है, इफ प्रेजेंट। मिला कि नहीं मिला? इफ प्रेजेंट। तो लिम्स जो होते हैं वो 2 जोड़ी होते हैं अगर मौजूद हुए तो, ठीक है। और उसमें लिम्स में बहुत सारे रेप्टाइल हैं जिनमें लिम्स पाया जाता है। क्रोकोडाइल में ही लिम्स होता है, एलिगेटर में लिम्स होता है, टर्टल में लिम्स होता है, टॉर्टवाइज में लिम्स होता है, ठीक है, स्नेक लिजर्ड में लिम्स होता है, लेकिन स्नेक में लिम्ब नहीं होता। तो अगर तुमको लिम्स इफ प्रेजेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो तो सांप में सबको पता है लिम्स नहीं होता, इसलिए शब्द लिख दिया है लिम्स इफ प्रेजेंट 2 पेयर्स। उसके बाद इसमें भी लिख लेना कि सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। और इसमें भी लिख देना, इसमें चूंकि ये मोस्टली लैंड पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मोस्टली लैंड पर। शुरू में लिख दिया ना, मोस्टली लैंड पर पाए जाते हैं। तो जब लैंड पर पाए जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी तो है नहीं, इसलिए फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होना मजबूरी है। इसलिए इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल। कैसे पता चलता है कि एक एनिमल ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल है? फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? अगर वो ट्रू लैंड एनिमल है तो फर्टिलाइजेशन बाहर नहीं हो सकता, बॉडी के अंदर ही होगा। नहीं समझे मेरी बात? समझ में आया? तो ट्रू लैंड एनिमल की पहचान क्या है? फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पहले लिखवा दूं इस चीज को, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं रेप्टाइल, तभी ना उससे कोरिलेट करोगे। तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो रेप्टाइल पानी में रहता है वो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। भाई क्रोकोडाइल देखते हो पानी पर बेस ज्यादा टाइम किसमें बिताता है? पानी में। अंडा देना होता है तो लैंड पर आ जाता है, अंडा देना होता है तो लैंड पर आ जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन उनमें क्या होता है? इंटरनली होगा, ठीक है। तो ये तो भले ही पानी में भी रहेंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल ही होगा, रेप्टाइल के केस में। ध्यान रखना, कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये? तो यहां पर याद रखना, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल लिखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेक्सेस आर सेपरेट। और ये ओवीपैरस होते हैं, ओवीपैरस होते हैं, ओवीपैरस होते हैं।
और इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा क्लास है कॉर्डेटा में जो जहां से ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल शुरू होते हैं, ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल, ट्रू मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब रेप्टाइल, मतलब वो पानी में भी जाएंगे तो सारा व्यवहार उनका सब बिहेवियर वो लैंड एनिमल जैसा ही होता है। पानी में बस वो, तुम भी स्विमिंग पूल में जाते हो तो एक्वेटिक थोड़ी ना हो जाते हो, गर्मी ज्यादा लगी पानी में घुस गए, लेकिन वही पानी में सब कुछ नहीं ना हो रहा है, वही खा रहे हो, रह रहे हो, सो रहे हो। तो ये चीज नहीं है। वो पानी में जाएंगे, कुछ समय के लिए जाएंगे, वो लैंड पर भी आ सकते हैं, और लैंड पर ही बेसिकली वो फेफड़ा है, उनमें लंग्स है। पानी में, जमीन में, पानी में उनको डुबा के देखो। देखो पहचान क्या है ट्रू लैंड एनिमल की, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, सबसे बड़ा एविडेंस है फेफड़ा। सबसे बड़ा एविडेंस क्या है? फेफड़ा। कि चलो पानी में हो, जब जाओ पानी के अंदर डूब के दिखा दो, जरा 2-4 दिन पानी के अंदर ही रह के दिखा दो, ऊपर मत आना सांस लेने के लिए। नहीं समझे मेरी बात? पानी में लगातार वो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या है? लंग है। तो वो साबित करता है कि ये पानी के लिए नहीं बने हैं। बेसिकली कहां रह सकते हैं जिंदा? ये लैंड पर। वेल मैमल है ना, वेल मैमल है ना, वो वाटर वो उसमें भी फेफड़ा पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है सांस लेने के लिए, है ना? उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। लेकिन वो पानी से बाहर निकालने पर मर जाती। तो कहोगे सर इसको तो आप एक्वेटिक एनिमल बोल सकते हैं। भाई पानी से बाहर निकालने पर मरने की वजह कुछ और है, अपने वजन से दब के मर जाती है वो। वेल इतना भारी होता है कि जब उसको तुम खींचोगे ना, कहां पर? लैंड पर, नीचे सॉलिड ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो उसका वजन इतना ज्यादा है कि अंदर का हार्ट उसका कुचल जाएगा उसी के वेट से, उसका किडनी एकदम कचूमर निकल जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? मान लो तुम्हारा ही वेट इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि जैसे अपने पैर पर खड़े हो तुरंत तुम्हारा पैर क्या हो जाए? टुकड़ों में टूट जाए। कितने लोग मेरी बात समझ गए? तो वेल क्यों मर जाती है पानी से बाहर निकालने पर? अपने वेट के कारण मर जाती है। और पानी के अंदर क्या रहता है? उसको अपना वेट पता ही नहीं चलता, बायोन्सी। अपरेंट वेट बहुत ही कम होता है उसका, उसके ऑर्गन को के ऊपर कोई प्रेशर उसके वजन का नहीं पड़ता। अच्छे से समझ में आ गया? तो आपको पहचानना पड़ेगा ना कि अगर वो पानी में है, पानी से बाहर मर जा रहा है, तो उसके मरने का रीजन क्या है? या पानी में सरवाइव कर रहा है तो क्यों कर रहा है? लेकिन जो फीचर्स उसके अंदर है वो सारा सपोर्ट करते हैं एक उसके किस प्रॉपर्टी को? एक ट्रू लैंड एनिमल जैसी प्रॉपर्टी को। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद लिख रहा है एक पॉइंट और है, इसमें आगे बढ़ जाते हैं कि इसमें भी टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। लिख लेना, इसमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। दो चीजें लिखी हैं, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जो है वो नहीं होता, कान का छेद। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग का मतलब क्या होता है? कान का छेद। जो हम लोग के कान में छेद दिखता है उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। तो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग तो तब होगा ना जब एक्सटर्नल ईयर पाया जाएगा। जब एक्सटर्नल ईयर नहीं है, कान की शुरुआत कान के पर्दे से ही हो रही है, तो कहां से एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग मिलेगा? तो वही लिख रहा है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, रिप्रेजेंट्स द ईयर। जो टिम्पैनम होता है वो कान को रिप्रेजेंट करता है। जो चीज तुमने एम्फीबिया में लिखा था वही चीज रेप्टाइल में भी कंटिन्यू कर देना है। यानी कान की शुरुआत कहां से होती है? टिम्पैनम से, कान के पर्दे से। एम्फीबिया में भी और रेप्टाइल में भी। तो एम्फीबिया में भी बोल सकते हो कि एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता। एम्फीबिया में भी बोल सकते हो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग तभी होगा जब कान का ईयर पिन्ना होगा, या क्या होगा? एक्सटर्नल ईयर होगा। यानी जब तुम लोग कान पढ़े होगे लोअर क्लासेस में, अब तो ये चैप्टर भी हटा दिया 11 से, अब तो ये चैप्टर भी हटा दिया। ये क्या हो गया जी? कंटिन्यू कर दे? अच्छा, अब देखो, अब होता क्या है, ये मान लो कान है, देखो कितना मोटा हो गया है तो कान। इसको क्या करना है आके बताओ? कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ था?
फिर से करें ये, चलिए कर लिए, अब कर ले, अब हो जाएगा सही। इसको हटाए। अब देखो, अब ये मान लो एक्सटर्नल ईयर, मतलब ईयर पिन्ना है, ये क्या है, कैनाल है, इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल। और उसके बाद यहां से कान का पर्दा है, ये क्या है, कान का पर्दा, ये मिडिल ईयर है बेटा, ठीक है। और उसके बाद ये इंटरनल ईयर हो जाता है अंदर। इंटरनल ईयर में पढ़े होगा ना, सेमी सर्कुलर कैनाल, इस तरह का कुछ याद है स्ट्रक्चर, ये कॉकलियर, इस तरह का ईयर है, ऐसा कुछ जान लो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नल ईयर। अच्छा, ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, टिम्पैनम से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं मिडिल ईयर। देखो सवाल कैसे पूछ सकता है। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं इंटरनल ईयर। अब ध्यान से सुनना, मछली से कान की शुरुआत होती है, मछली में केवल इंटरनल ईयर होता है। मछली में कौन सा ईयर, इंटरनल ईयर होता है। बाहर से कुछ दिख ही नहीं रहा तो कुछ बोलते ही नहीं कि कान है कि नहीं है। उसके बाद एम्फीबिया में आ जाओ, एम्फीबिया में यहां से कान शुरू हो जाता है, मतलब एम्फीबिया में मिडिल ईयर भी होगा और इंटरनल ईयर होगा। इंटरनल ईयर तो सब में होगा, मेरी बात समझ गए। तो एम्फीबिया में कान यहां से शुरू होता है, तो इसीलिए कान शुरुआत कहां से हो रही है, कान के पर्दे से, समझ में। लेकिन जब तुम रेप्टाइल में आओगे तो रेप्टाइल में भी कान यहीं से शुरू हो रहा है, एम्फीबिया में भी कान यहीं से शुरू हो रहा है। तो कान की शुरुआत कान के पर्दे से हो रही है, टिम्पैनम से हो रही है। बेटा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये टिम्पैनम है, ये टिम्पैनम है, ठीक है। और जब आप बॉर्ड्स में आओगे, बॉर्ड्स में, तो बॉर्ड्स में भी टिम्पैनम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्यूब बननी शुरू हो जाती है। इसीलिए देखोगे बॉर्ड का जब यहां हेड के पास देखोगे छोटा सा छेद दिखता है। कितने लोग इस चीज को ऑब्जर्व किए हैं, कितने लोग ऑब्जर्व किए इस चीज को। बर्ड को अगर ध्यान से देखोगे, तोते को देखो, कुछ देखो, तो उसके आंख के पास यहाँ छोटा सा क्या दिखता है, छेद दिखता है। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग की शुरुआत कहां से हो जाती है, बर्ड से। वो लिखा नहीं है एनसीईआरटी बुक में, उसका जिक्र ही नहीं किया है। और जब मैमल में आ जाओगे, बड़े बड़े कान, हाथी का कान देखो पंखा हिलाते हुए, ठीक है, इन अपना कान देख लो, ये एक्सटर्नल ईयर, ये ईयर पिन्ना है। क्या है, ईयर पिन्ना। मतलब ये जो हिस्सा है, ये मैमल में पूरा अच्छे से डेवलप दिखेगा, बर्ड में भी डेवलप होना शुरू हुआ है। मैमल में आते थे पूरा डेवलप हो गया, यानी मैमल में तीनों कान वेल डेवलप्ड होते हैं। तीनों कान समझ रहा हूं, तीन कान नहीं बोल रहा है, मतलब तीनों पार्ट, इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। शुरुआत किससे होती है, इंटरनल, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ ईयर है, कान का कैसे इवोल्यूशन होता है। तो एनसीईआरटी बुक ने इस पर जोर दिया है ना। मैं क्यों बता दिया, क्योंकि ये लाइन लिखने की क्या जरूरत है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट, तो फिर आपके दिमाग में आएगा ये किस में प्रेजेंट, तो ये बॉर्ड से मिलना शुरू हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आया, ये चीज समझ में आ गया। चलो और देखो, कोई पॉइंट उसमें देख लो, एग्जाम्पल के अलावा देख लो। अब आ जाओ एग्जाम्पल पर। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल्स में देख लो। पहला एग्जाम्पल क्या दिया बेटा, टर्टल दिया है। टर्टल का क्या नाम है, सिलोन। सिलोन तो श्रीलंका की, श्रीलंका को बोलते थे, ये सिलोन रेडियो है। किलोन है, किलोन। इतना इतना मत जो है अपने को बेइज्जत करवा लो कि सिलोन और किलोन जापान, किलोन है भाई, ठीक है, चिलोन नहीं है, किलोन है, किलोन, बोलना सीखो। चलो दूसरा क्या है बेटा, तुम ही से बोलवा ले, कम से कम बोल नहीं पा रहे तो दूसरा क्या, तभी पता चलेगा, बोलने में भी दिक्कत है। टॉर्टवाइस है ना, चलो ये तो बोल पा रहे हो। टॉर्टवाइस को क्या बोलते हैं, टेस्ट्यूडो। टॉर्टवाइस क्या है, टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो। उसमें चित्र ध्यान से देखना, किसका दिया है, टर्टल का दिया कि टॉर्टवाइस का दिया है, टर्टल का दिया है, किलोन दिया है, किलोन का चित्र है ना। चलो उसके आगे क्या एग्जांपल है,
ट्री लिजर्ड, लिखो ट्री लिजर्ड, पीछे बात नहीं, कैमेलियन, कैमेलियन लिख लो, ट्री लिजर्ड, कैमेलियन। कैमेलियन की स्पेलिंग क्या है? CHEM, CH, चैमेलियन है ना, पढ़ रहे हो। सही है, ली ऑन, ऑन कर दो, अब सही है ना। चलो, कहीं भी कोशिश करना, छोटी से छोटी गलती भी अगर है, नहीं आती, सीख लो, सीखने का कोई एज नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, नहीं आता हम अब सीख लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। तो ट्री लिजर्ड हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या भाई, गार्डन लिजर्ड में क्या है? कैलोटिस है, तो लिख लो गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड हो गया कैलोटिस, कैलोटिस, CA है ना, तो काहे एच बोल रही हो? इसीलिए तो बोला हूं, यहां कैमेलियन हो रहा है तो CHA है, चाचा जी वाला। और जब वो दूसरा वाला कैलोटिस आ रहा है, वहां भी कै, यहां भी कै, यहां CH है, वहां क्या है? सीधे CA है। नहीं समझे क्या बोल रहा? ये गलतियां होती हैं, छोटी छोटी चीज है, तभी मैं पूछ रहा हूं, और कोई बात नहीं है। तो ये देखो, पहले मैंने यहां ये नहीं लिखा था, ई लिखा था, बाद में फिर क्या किया? ए। अभी यहां पर क्या है? कैलोटिस है, यहां CH नहीं लगेगा, कैलोटिस, टी के बाद क्या है? ES, कैलोटिस। तो कैमेलियन हो गया, कैलोटिस हो गया, H नहीं लगेगा नीचे। कई बार करोगे तो भूलेगा नहीं, पहली बार करोगे तो भूल ही जाएगा भाई, कैमेलियन कैलोटिस कैसे लिखे। उसके बाद क्या बेटा? क्रोकोडाइल है, क्रोकोडिलस, चलो लिख लेते हैं क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस, ऊपर ही लिख देते हैं क्रोकोडाइल, और इसका जो जीनस नेम है क्रोकोडिलस, क्रोकोडिलस, ठीक है। उसके बाद एलिगेटर है, एलिगेटर की स्पेलिंग क्या है? ALLI, एलिगेटर, ALLIG, एलिगेटर, TOR, एलिगेटर। ये तो इसका जीनस नेम भी वही होता है, इसका जीनस नेम भी वही होता है। इसके पहले कोई ऐसा एनिमल था जिसका कॉमन नेम और जीनस नेम सेम था? बोल बेटा, नहीं सुन पा रहे, तेज बोलो। हाँ बोलो, नहीं सुन पा रहे हैं। क्रेट, वो कटला ना, क्रेत, क्रेत नहीं, कटला। बैठो बैठो बैठो, हम समझ गए क्या बोल रही थी। कटला है, कटला, KATLA और CATLA, एक कॉमन नेम और एक कौन सा जीनस वाला है? C वाला, और K वाला क्या है? कॉमन। छोटा छोटा सवाल है, आ जाएगा 5 नंबर लुटा दोगे, ठीक है। अब यही सब सवाल बच रहा है ना बेटा, क्या बचेगा? कटला, कटला, इसमें जीनस नेम कौन है, कॉमन नेम कौन है, पूछ सकता है, ठीक है। चलो, तो एलिगेटर का जीनस नेम भी वही लिख देना, है ना, वही सेम चीज लिख दो, एलिगेटर में एलिगेटर ही लिख देना। वो सलामेंड्रा है बेटा, सलामेंडर और सलामेंड्रा, जैसे राम और रामा, ठीक है। सलामेंडर और सलामेंड्रा तो सेम नहीं बोलोगे। चलो, ये हो गया। इसके बाद और एग्जाम्पल है, कौन सा है? वॉल लिजर्ड, हेमीडेक्टाइलस लिख लो, 7वां, हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड पहले लिख लेते हैं। वॉल लिजर्ड, आवाज नहीं, क्या होगा? हेमीडेक्टाइलस, याद कर लो यहीं पर, हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस। इसके बाद भी है पॉइजनस स्नेक,
कितने कितने सांप का नाम लिखा है? 3। पॉइजनस स्नेक, पॉइजन की स्पेलिंग POISONOUS, बहुत सारा ओ है, ठीक है। याद करने का तरीका बहुत सारा नहीं लिखेंगे अभी। 10 लोग पॉइजनस लिखे ना, गलत निकल जाए ना, 5 लोग का 10 लोग का देख लेना। मैं देखा हूं इसलिए बार बार मैं पूछता हूं। फिर से सुन लो, पॉइजनस स्पेलिंग सही है ना? चलो, तो पॉइजनस स्नेक के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। कोबरा, और क्या दिया बेटा? पहले नाम बता दो। क्रेत, KRAIT। इसके बाद वाइपर, वाइपर दिया है, वाइपर। अच्छा, अब इनके नाम देख लो। कोबरा का क्या साइंटिफिक नेम है? नाजा। तो कोबरा का लिख लो नाजा, NAJA। क्रैत का क्या है? बैंगरस, BANGARUS, ठीक है। बैंगारस, क्या बोलेंगे? बैंगारस, ठीक है। उसके बाद वाइपर का क्या है? वाइपेरा, वाइपेरा। और कोई सांप का नाम है? एग्जाम्पल सब हो गया ना, ठीक है। पाइथन ऐसे ही लिख लो, अजगर, अजगर है ना, पाइथन, वो नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। क्या होता है? नॉन पॉइजनस। नहीं लिखा है बट उसको छोटे क्लासेस से भी, लोअर क्लासेस से भी पढ़ते चले आ रहे हो। अजगर जो है वो जहरीला नहीं होता, खाली निगलता है और शरीर तोड़ देता है, हड्डी हड्डी तोड़ के निकल लेता है, ठीक है। ये सांप काटेगा तो बचने का मौका है, अजगर पकड़ लेगा तो बचने का मौका नहीं है। पॉइजनस नहीं है लेकिन खतरनाक हो जाता है। इसमें तो सांप काटा तो दौड़ के स्कूटर पर अस्पताल चल जाओगे, सुई लगवा लोगे तो बच जाओगे। जहर का असर होते होते समय लगेगा, लेकिन अजगर के चपेट में आ गए तो नहीं बच पाओगे। तो कोबरा हो गया, क्रैत हो गया और वाइपर हो गया, ठीक है। तो रेप्टाइल के बारे में सब पॉइंट हो गया, कोई बचा तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। एव्स, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्लास है एव्स। एव्स मतलब बर्ड्स, बेटा आवाज नहीं, बर्ड्स। अच्छा, इसमें लिख लो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसमें 2-3 है। फंडामेंटल फीचर लिखते हैं, फंडामेंटल फीचर। आवाज आ रही है, आवाज ना आए। फंडामेंटल फीचर्स में बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स। फंडामेंटल फीचर में बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, बॉडी जो है वो पंखों से ढका रहता है, ठीक है। बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, ये हो गया। दूसरा लिख लेना, 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो 4 लिम्ब होते हैं, आगे वाले पैर होते हैं, आगे वाले लिम्ब होते हैं, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यानी पंख, विंग्स का पाए जाना और फेदर का पाए जाना। और विंग्स जो है वो 4 लिम्ब से बने होते हैं, ये इनका फंडामेंटल फीचर है, ठीक है। और बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, ये 2 फीचर जो है फंडामेंटल माना जाता है। और इसी विंग के कारण, इसी विंग के कारण दे कैन फ्लाई, दे कैन फ्लाई। पक्षी जो उड़ पाते हैं वो विंग्स के कारण उड़ पाते हैं। 4 लिम्ब जो है विंग में मॉडिफाई हो जाता है, जो कि उनको उड़ने में मदद करता है। लेकिन बहुत सारे बर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ये विंग्स वेस्टिजियल होते हैं, इसलिए उड़ नहीं पाते, फ्लाइटलेस। जैसे फ्लाइटलेस बर्ड है, ऑस्ट्रिच है, एमू है, कैसोवरी है, कीवी है, बहुत सारे बर्ड हैं। यहां पर ऑस्ट्रिच का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? ऑस्ट्रिच। तो लिखोगे सम बर्ड्स, विंग्स की बात कर रहे हैं। इन सम बर्ड्स विंग्स आर नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, उसी को आप वेस्टिजियल लिख सकते हैं। विंग्स आर नॉन फंक्शनल, विंग्स आर वेस्टिजियल, सो दे कैन नॉट फ्लाई, दे कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकते।
तो इसका भी जिक्र एनसीईआरटी बुक ने किया है, इस बात का भी जिक्र किया है। फ्लाइटलेस बर्ड उनको कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? फ्लाइटलेस बर्ड, उनको फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है। और उसका एक एग्जाम्पल दिया है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मतलब स्ट्रुथियो, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच तो कॉमन नेम है, इसका जीनस नेम होता है स्ट्रुथियो, स्ट्रुथियो। ठीक है, तो फ्लाइटलेस बर्ड में विंग्स होगा कि नहीं होगा? विंग्स होगा, लेकिन फंक्शनलेस होगा, फंक्शनलेस होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज रुको, यहां पर यह ध्यान रखना, अब देखो, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा है कि बर्ड्स में जो लिम्स होते हैं, स्पेशली जो हाइंड लिम्स होते हैं, भाई आगे वाला लिम्ब तो किस में कन्वर्ट हो गया? विंग्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो पीछे वाला लिम्ब है या नीचे वाला लिम्ब है, जिसको हम हाइंड लिम्ब बोलेंगे, वो अलग अलग फंक्शन के लिए अडेप्टेड हो जाता है। जैसे उसमें लिखा है, क्या क्या लिखा है? वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग। ठीक है, तो लिखोगे हाइंड लिम्ब इज मॉडिफाइड। भाई फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन तो बता दिया तुमने, अब ये भी लिख लो हाइंड लिम्ब किस लिए बना होता है। तो हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर, किन किन चीजों के लिए मॉडिफाई रहता है? मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग और क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग ऑन ट्री ब्रांचेस, ऐसा कुछ लिखा है ना, क्लैस्पिंग ऑन ट्री ब्रांचेस। भाई देखो, अब एक एक लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उसको समझना जरूरी है। ट्री ब्रांचेस के जगह कोई तार भी होगा तब भी सही है। वॉकिंग तो सबको मालूम है, चलना। स्विमिंग मतलब तैरना। क्लैस्पिंग का क्या मतलब होता है? ट्री ब्रांच पर को क्लैस्प करना, क्लैस्प करना मतलब जकड़ना। ये यानी कि पक्षियों का जो पैर होता है, देखो हाइंड लिम्ब, ये बर्ड का हाइंड लिम्ब अगर हम बनाए तो देखो इस तरह से होता है, देख रहे हो? और ये जो है बहुत मजबूती के साथ ट्री ब्रांच को जकड़े रहते हैं। ये मान लो ट्री ब्रांच है, तो दो तो आगे रहेंगे, दो पीछे रहेंगे, पंजे उनके, फिंगर्स उनको बोल दो हाइंड लिम्ब के, और वो कस के पकड़े थे, टो बोलते हैं उसको, कस के पकड़े रहेंगे। ठीक है, अब वो पकड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के पकड़े रहते हैं। जैसे ही वो एक्चुअली क्या है, ये लॉक सिस्टम होता है। जैसे ही वो किसी चीज पर बर्ड बैठेगा, वेट पड़ेगा, ये अपने आप बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब तक वेट रहेगा ये बंद ही रहेगा, और जैसे पंख फैला के उड़ेगा तो वेट खत्म हो गया, खुल जाएगा। यानी बैठे बैठे चाहे कहे जरा उंगली खोल के दिखाओ, तो नहीं खुलेगा, कहेगा खुल नहीं रहा है। तो अपने वेट को क्या करेगा, वो थोड़ा उड़ने की कोशिश जब करेगा तब ये खुलता है। इसीलिए बर्ड एक पतले तार पर भी बैठे बैठे सो जाता है, गिरता नहीं है। तुमको कहे चलो तार पर रात भर बैठ के सो के दिखाओ, ये तो तुम्हारा तो इस तरह का पैर है, पकड़ ही नहीं पाओगे पहले तो। और ये हाथ से ही अगर चलो पकड़ के लटक के दिखा लो तो दर्द होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, तो अपने आप ये पंजा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, सरक के गिर जाओगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो क्या है, जब तक बैठा हुआ है तब तक ये अपने आप क्या है, बंद है, लॉक है। कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आया? जैसे कोई क्रो है, कोई बर्ड है। अब तुम बत्तख को कहो तार पर बैठ जाए, बत्तख किस पर बैठ जाए? बैठ पाएगा? बत्तख तार पर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसका उसका जो हाइंड लिम्ब का टोज है, देखो वेब्ड फीट होता है। क्या होता है? वो पानी में तैरने के लिए होता है, वो तार पर बैठने के लिए नहीं होता है। तार पर बैठेगा कौन? कौवा, स्पैरो, ठीक है ना। पैरट भी नहीं बैठ पाता। पैरट पेड़ पर ऐसे खड़ा रहता है, पेड़ पर ऐसे चलता है। तोता देखते हो किस तरह से चलते हैं। इनके अगर हाइंड लिम्ब को देखोगे, इनके अगर फीट को देखोगे, यानी टोस को देखोगे, तो बर्ड में अलग अलग तरह के टोस है। शुतुरमुर्ग देखते हो, दो ही टोस होते हैं उसमें। वो मार दे पैर उठा करके तो सर टूट जाए, कितना तेजी से शुतुरमुर्ग दौड़ता है। तो सबके, अब यहां सिर्फ वॉकिंग लिखा है, रनिंग भी लिख सकते हो तुम। रनिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, क्लैस्पिंग है। तो क्लैस्प सारे बर्ड नहीं कर सकते, जो पेड़ों पर रहते हैं उन्हीं में क्लैस्पिंग। बत्तख पेड़ पर नहीं रहता,
मुर्गी पेड़ पर नहीं रहेगी। तो जो पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है, पेड़ कहने का मतलब तार पर भी बैठ सकते हैं, उनके लिए क्लैस्पिंग आया है। नहीं समझे हमारी बात? क्लैस्पिंग का मतलब क्लियर हो गया? क्लैस्पिंग का मतलब कोई पतली सी चीज जिसके ऊपर वो बैठ रहे हैं उसको क्लैस्प कर ले, उसको जकड़ ले। जकड़ कब पाएंगे? जब वजन पड़ेगा। वजन पड़ेगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है। और जैसे ही वजन हटेगा ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, ये किस पर डिपेंड करेगा? वेट पर डिपेंड करेगा। तो ये ध्यान रखना। कितने को क्लियर हो गया ये चीज? तो ये हो गया बर्ड में कितने लिम्स होते हैं बेटा? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। तो बर्ड में 2 जोड़ी पैर होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। जो 4 लिम्ब होता है वो तो विंग में चेंज हो जाता है, लेकिन जो हाइंड लिम्ब होते हैं वो वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और क्लैस्पिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इनका स्किन जो है, स्किन इनमें भी ड्राई होता है, स्किन इज ड्राई। और हालांकि बता चुके हैं कि स्किन के ऊपर फेदर होते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर, मतलब स्किन से ही तो फेदर निकला है ना। तो स्किन इज ड्राई और इसमें स्पेशली ग्लैंडलेस होता है। क्या होता है? ग्लैंडलेस होता है, ये कहने का मतलब है। लेकिन बट एक ग्लैंड होती है, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो इनके बॉडी के टेल के बेस पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। बट ऑयल ग्लैंड is present at the base of tail, at the base of tail। तो ऑयल ग्लैंड जो है वो टेल के बेस पर होती है। अब टेल का बेस जब बोल रहे तो बहुत लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए बनाना पड़ता है कबूतर वबूतर। ठीक है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें ये टेल है इनका, यहां पर पाया जाता है टेल का बेस, इस जगह ये बेस है। बेटा पूंछ यहां से निकली है, देखो टेल कहां से बोलेंगे? एनस होगा ना, यहां क्या होगा? एनस। ध्यान से देखना बेटा, एनस के पीछे जो भी पार्ट निकला उसको क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो टेल का बेस होता है, बेस ऑफ टेल, ये है बेस, ये है बेस, ध्यान रखना। ठीक है, ये हिस्सा को क्या बोलेंगे? बेस कहेंगे। और यहां पर ऑयल ग्लैंड होगी। कौन सी ग्लैंड होगी? ऑयल ग्लैंड। तो भैया जब बेस ऑफ टेल बोला तो तुम लोग क्या समझ रहे थे? बेस ऑफ टेल हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो इस जगह होगी ऑयल ग्लैंड। उसको कहो तो सर ऊपर उठा ले झूले लाल को, ए बेटा उठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चल निकल बाहर, निकल पहले बाहर निकल तू, चल चल निकल, अभी अब इसका नहीं सोएगा तू, चल निकल पहले बाहर निकल, है ना, चल निकल बाहर पहले, अब मोबाइल लेके निकल, है ना, तेरे जैसे को बहुत हमको सीधा करना था, भाग यहां से। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया ऑयल ग्लैंड, ये क्या हो गया? बेस ऑफ टेल। ठीक, कार्डियो सर्जन बैठे हैं यहाँ पर, भीख मांगेंगे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। माँ बाप का चेहरा देखना चाहिए हमेशा। बाप ही खरीद के दिए होंगे मोबाइल। ठीक है, तो बेस ऑफ टेल हुआ। चित्र कितने लोगों को समझ में आ गए? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक, और यहीं पर वो ऑयल ग्लैंड होती है। और बेटा दूसरा नाम लिख लो ऑयल ग्लैंड को, प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीन ग्लैंड। भाई एनसीईआरटी बुक एक नाम लिखी है, हो सकता है इस नाम से पूछ दे, प्रीन ग्लैंड। ये आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना। ऑयल ग्लैंड को ही दूसरे नाम से बुलाते हैं, प्रीन ग्लैंड। कहोगे सर ऑयल ग्लैंड किस लिए होती है? क्योंकि इनको तेल लगाना होता है, एक दूसरे को तेल लगाते हैं तो ये दूसरे को तेल लगाते हैं। एक होता है बात का तेल लगाना, बात का तेल लगाना समझते हो? नहीं समझते हो? पॉलिशिंग करना। तेल लगा रहे, पापा को तेल नहीं लगाते हो? पापा ये बहुत अच्छे हैं आप, ये है वो, आज बाल काला है सफेद कर लीजिए, नहीं सफेद है काला कर लीजिए। ठीक है तो पापा खुश हो जाएंगे, अच्छा बेटा बताओ कुछ सामान चाहिए क्या? ठीक है, तो तेल लगा दिए थोड़ा सा। तो एक मुहावरे में बोलते हैं ना तेल लगाना, नहीं एक मुहावरे में बोलते हैं तेल लगाना। और एक होता है कि सही में तेल लगाना। छोटे थे तो मम्मी पकड़ पकड़ के पूरा मुंह में, सर में, पूरा बॉडी में तेल लगाती थी। अब क्या है, इसका पंख जो है, इसका पंख जो है, ये तो हाथ में, अब ये तो पंख है और पैर जमीन पर है, पूंछ में तेल वाली ग्लैंड है, कैसे तेल लगेगा? अब समझो तेल लगेगा कैसे? तो इसको देखो क्या करता है, इसका चोंच काम आता है। इसलिए देखते हो बर्ड अपने
पिछवाड़े को ऊपर उठा लेता है और अपना गर्दन पीछे मोड़ करके अपने चोंच के ऊपर ऑयल लगाता है और फिर दूसरे बर्ड के बॉडी पर क्या करता है, यानी दो बर्ड एक दूसरे को तेल लगा रहे हैं। ध्यान से देखना कभी। और इस एनिमल बिहेवियर को, ये कम्युनिटी बिहेवियर है, एक बर्ड दूसरे बर्ड का तेल लगाता, अपने आप खुद नहीं तेल लग सकता। तेल कैसे लग सकता है यार, हमको तेल लगवाना है दूसरे बर्ड के पास जाना पड़ेगा। तो दो बर्ड एक दूसरे का तेल लगाते हैं। कैसे तेल लगाते हैं, पूंछ उठाएंगे, ये अपना गर्दन, इसलिए उनकी गर्दन क्या हो जाती है, पूरी मुड़ जाती है। चोंच से यहां पर थोड़ा सा ऑयल चोंच पर लग जाएगी, उसके बाद दूसरे बर्ड के पूरे बॉडी पर वो क्या लगाते हैं, प्रीनिंग करते हैं। इसलिए दो कबूतर देखते हो गर्दन वर्दन ऐसे एक दूसरे का चोंच से वो करते रहते हैं, खासकर एक्वेटिक बर्ड्स। अब ध्यान से आ जाओ, एक्वेटिक बर्ड जो पानी वाले बर्ड्स होते हैं, जिनको पानी में बार बार डुबकी लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार पानी में घुसे वो अंदर, एक बार पानी में वो घुसे अंदर, तो क्या होगा, पंख भीग जाएगा, फिर उड़ेंगे तो उड़ पाएंगे, तो वेट हो जाएगा ना फेदर, तो उससे उड़ने में क्या होगी, उनको दिक्कत होगी, वजन बढ़ जाएगा। लेकिन तेल लगा के जब पानी में जाएंगे तो ऑयल वाटर को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। तो हर चीज का रीजन है। एनसीईआरटी बुक अगर लिख रही तो ऐसे थोड़ी लिख दे रही, वो याद दिलाना चाहती है कि बर्ड एक दूसरे का तेल लगाते हैं, और तेल इसलिए लगाते हैं ताकि फेदर्स के ऊपर किसकी कोटिंग हो जाए, ऑयल की कोटिंग हो जाए, ताकि पानी में जाने पर उनके फेदर्स वेट ना हो। कितने लोग को कहानी पता थी, पता थी, झूठा कहेंगे, हाथ उठा रहे हैं। समझ में, बिहेवियर कहीं देखे हो गए, बर्ड एक दूसरे को चोंच से कर रहे हैं इस तरह से ना, लेकिन वजह क्या है, क्लियर हो गया। क्या मुर्गी को देखा तेल लगाते हुए, नहीं, एक्वेटिक नहीं है वो। शुतुरमुर्ग को देखा है, नहीं। कुछ ये ज्यादातर बेसिकली ये इनकी प्रेजेंस सारे बर्ड्स में नहीं होती है, समझ में आया। ये बेसिकली जो पानी वाले बर्ड्स, जिनको पानी में बार बार जाना पड़ता है। अच्छे से क्लियर हो गया ना, चलो। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रीनिंग। क्या बोलते हैं, प्रीनिंग। तो प्रीन ग्लैंड इसीलिए नाम पड़ा है प्रीनिंग। प्रीनिंग मतलब तेल लगाना, बर्ड का एक दूसरे के फेदर के ऊपर ऑयल की कोटिंग करना। सोफिस्टिकेटेड वर्ड में हम हिंदी में बोल दे रहे तेल लगाना, मतलब इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि कोटिंग ऑफ ऑयल ऑन फेदर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीनिंग। तो प्रीन ग्लैंड हेल्प करता है प्रीनिंग में, कोटिंग ऑफ ऑयल ऑन फेदर्स, इसको ऐसे लिख लेना, कोटिंग ऑफ ऑयल ऑन फेदर्स, कोटिंग ऑफ ऑयल ऑन फेदर्स। तो कोटिंग ऑफ ऑयल ऑन फेदर्स, इसको कहते हैं प्रीनिंग, ठीक है। तो ये हो गया प्रीनिंग। तो अब अच्छे से आपको समझ में आ गया, भूलेगा नहीं कम से कम। तो पूरे बर्ड के बॉडी में कहीं कोई ग्लैंड नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह थोड़ा सा ग्लैंड है, पूंछ के बेस पर। ये टेल का एपेक्स है, ये टेल का क्या है, बेस, जहां एनस खत्म होता है उसके बाद ही चारों तरफ वो ऑयल ग्लैंड है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेंगे कि इनमें जो लोअर लिम्स होता है उस पर स्केल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्केल्स। देखो उसमें लिखा होगा स्केल्स ऑन हाइंड लिम्ब या लोअर लिम्ब, कुछ लिखा है, बोलो। क्या लिखा है, हाइंड लिम्स हैव, हाँ स्केल्स लिख लेना। तो स्केल्स ऑन हाइंड लिम्स, स्केल्स ऑन हाइंड लिम्स, ये तुम पहले भी तुमको बता चुके हैं ये बात। तो स्केल्स जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, हाइंड लिम्स पर होते हैं, ठीक है। और बाकी पूरे बॉडी पर, बाकी पूरे बॉडी पर क्या होंगे, फेदर्स होंगे, पूरा बॉडी पर फेदर होंगे, ठीक है। और ये चूंकि ऑयल ग्लैंड फेदर से ढके रहते, दिखाई नहीं देते, तो इसलिए ऊपर फेदर नहीं बनाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इनमें लिखा है बीक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीक्स। ये जो चोंच है, बीक प्रेजेंट, चोंच पाया जाता है। तो इनमें फेदर पाया जाता है ना, इनमें विंग पाया जाता है, इनमें बीक पाया जाता है। बीक तो शुरू में ही लिखा है, शुरू के 2-3 लाइन में बीक लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको। और बीक होता क्या है, बीक जो है जैसे तुम्हारा ही जबड़ा, रात में सोए थे, चौड़ा जबड़ा लेके सोए थे, सवेरे उठे कोई नोच ऐसे लंबा सा खींच दिया, तुम्हारा अपर जा लोअर जा पकड़ करके क्या कर दिया, आगे खींच दिया, लंबा हो गया, उसी को बोलते हैं बीक। यानी बीक जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, जॉ का। किसका मॉडिफिकेशन है, जॉ। इन्हीं के जो जॉ है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड कर जाते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं, बीक। तो लिख लेना, बीक्स आर मॉडिफाइड जॉज,
मॉडिफाइड जॉस, यानी इनके जो चोंच होते हैं वो इनके जबड़े हैं, इनके जबड़े हैं। ऊपर वाला जो बीक के दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट और भाई चोंच जैसे खोलता है ना, एक ऊपर होता है एक नीचे, ये अपर जॉ है और ये क्या है, लोअर जॉ, ठीक है। और ये इनको जबड़े को खींच दिया गया तो लंबा हो गया जबड़ा, ऐसे सोच लो, उसी को चोंच बोल दिया। जब जबड़ा लंबा हो गया तो उसको क्या बोल दिया, चोंच बोल दिया। तो बीक जो होते हैं वो मॉडिफाइड जॉस होते हैं, और इनके जबड़ों में दांत नहीं होते, यानी ये चबा नहीं सकते। तो यानी इनके बीक में टीथ होंगे, टीथ नहीं होंगे, तो टीथलेस, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें दांत नहीं होते, बर्ड्स आर टीथलेस, ठीक है, नो टीथ, टीथ एब्सेंट, ठीक है। और ये मॉडर्न बर्ड की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न बर्ड। मॉडर्न बर्ड मतलब जो आजकल के पक्षी हैं। आज दुनिया में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जिसके चोंच में दांत हो। आज के जो पक्षी हैं इनको क्या बोलते हैं, मॉडर्न बर्ड। लेकिन जो प्रिमिटिव बर्ड होते थे, जब धरती पर पहला पक्षी आया तो उसके चोंच में दांत था। आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, डायनासोर्स से डेवलप हुए ना बर्ड्स, तो आर्कियोप्टेरिक्स डायनासोर से ही डेवलप हुआ, ठीक है। पूछेगा कि मुर्गी, डायनासोर, डायनासोर का क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है, मुर्गी है, क्रोकोडाइल है, छिपकली है, सांप है, तो मुर्गी है, याद रखना। तो डायनासोर से जो पहला बर्ड डेवलप हुआ वो आर्कियोप्टेरिक्स था, वो प्रिमिटिव बर्ड था। प्रिमिटिव बर्ड के मुंह में क्या होते थे, चोंच में दांत होते थे, वो चबा सकता था। आज का कोई पक्षी नहीं ऐसा है जिसके चोंच में दांत हो, तो इसीलिए लिख दिया है साफ साफ हमने, मॉडर्न बर्ड में दांत नहीं होते। मॉडर्न बर्ड मतलब द बर्ड ऑफ टुडे, आज के जो भी पक्षी हैं उनमें दांत नहीं होते, तो टूथलेस बीक होते हैं, ठीक। और इसलिए पक्षी चीजें निगलते हैं, इसीलिए आप पक्षी को देखेंगे कोई चीज अगर लेती है तो सीधे उसको क्या कर लेती है, निगल लेती है, सॉलो कर सकती है, कुछ चबाने के लिए कुछ है ही नहीं है। वो चोंच से केवल चीजों को पकड़ा, फिर उसको झटके से निगल के गले में ले आया और उसके बाद अंदर निगल लिया उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देख लो, इनमें लिखा है जो पक्षियों में बोन्स होते हैं, फुली ऑसिफाइड, बोन्स आर फुली ऑसिफाइड। बेटा बोन्स आर फुली ऑसिफाइड का मतलब होता है कि इनमें कार्टिलेज कहीं दिखते नहीं है, कार्टिलेज कहीं दिखते नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बुक लिख रही है, हमको तो मुर्गे के टांग में कार्टिलेज दिखता है, ठीक है। लेकिन अब एनसीईआरटी बुक लिख रही है बोन्स आर फुली ऑसिफाइड। मैं जो समझ पा रहा हूं कि क्यों एनसीईआरटी बुक ऐसा लिख रहा है, क्योंकि कई बार बोन का जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो हम लोग कार्टिलेज जो देखते हैं वो यहां होता है ना, किनारे ज्वाइंट्स पर होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज कहां होता है बेटा, ज्वाइंट पर होता है, ठीक है। तो चलो ये तो हमने बोल दिया कार्टिलेज, और इस हिस्से को क्या बोल दिया बेटा, बोन। लेकिन कार्टिलेज का एक जोन बोन के अंदर भी होता है, ये वाला जोन, और ये जोन जो होता है ये बेटा ये भी कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेज होता है, ये भी कार्टिलेज होता है, लेकिन ये बोन के बीच में है, ये बोन के बीच में है, और यहीं से बोन ग्रो करता है, यहीं से बोन क्या करता है, ग्रो करता है, क्लियर। और ये जो प्लेट दिख रही है कार्टिलेजिनस प्लेट, यहीं से बोन ग्रो करता है। अगर ये भी पूरी बोन में कन्वर्ट हो जाए तो फिर पूरा का पूरा ये बोन क्या हो गया, ऑसिफाइड हो गया, मतलब इसके अंदर कहीं कोई कार्टिलेज नहीं है। तो शायद इस तरह की कोई बात वो लिखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन मेरे समझ से ये लाइन जो है वो बहुत परफेक्ट नहीं आ पा रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर इसको हम दो तरीके से समझे कि बर्ड का बोन पूरी तरह से क्या फुली ऑसिफाइड, तो क्या मतलब है इसका, मेरी बात समझ गए। तो कार्टिलेज तो होता है भाई, कार्टिलेज यहां नहीं होगा तो ग्रो कैसे करेगा। कोई चूजा जो है मुर्गे में कन्वर्ट होगा तो उसका हड्डी भी तो बढ़ेगा, बिना कार्टिलेज के नहीं बढ़ सकता। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए इस पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा, बोन्स आर फुली ऑसिफाइड। अच्छा उसके बाद लिखा लॉन्ग बोन्स और हॉलो, लिखा कि नहीं लिखा है, और हॉलो। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, फिल्ड विथ एयर, फिल्ड विथ एयर, इसलिए वो हल्के होते हैं, पक्षियों को उड़ने में मदद मिलती है। और ऐसे बोन को न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। सच बोन्स आर कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स, सच बोन्स आर कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स।
न्यूमैटिक बोन्स। ये बार बार इसका तुम लोग ये बदल देते हो लिखने का जो वो है, इसके पहले कुछ और था अभी कुछ और हो गया, क्यों चेंज करते रहते हो उसको? नहीं चेंज है, हमारे पिछले स्लाइड्स में चेंज आता है, बताएंगे दिखाएंगे। तो ये क्लियर हुआ? ये मतलब क्या हमने लिखा कि बोन्स आर फुली ऑसिफाइड। दूसरा क्या है, जो लंबी हड्डियां होती हैं वो क्या रहती हैं? हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। जगह होती है, उस जगह में क्या भरी रहती है? एयर भरा रहता है। और उसके बाद जब उड़ते हैं तो उनको बेउंसी मिलती है, हल्का उनका शरीर होता है। और ऐसे हड्डियों को क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देख लो, इनके एलिमेंट्री कैनाल में 2 एक्स्ट्रा चैम्बर पाए जाते हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड। देखो लिखा होगा 2 extra chambers in their elementary canal, 2 extra chambers, 2 extra chambers in their elementary canal, two extra chambers in their, या additional chamber जो भी लिखा होगा, in their elementary canal। extra लिखा है कि additional लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम है। तो 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स इन देयर एलिमेंट्री कैनाल। बेटा कौन कौन से एक्स्ट्रा चैम्बर्स हैं इनके? क्रॉप एंड गिजर्ड, ठीक है, क्रॉप एंड गिजर्ड, क्रॉप एंड गिजर्ड। तो 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स इन देयर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप हो गया और गिजर्ड हो गया, ठीक है। तो ये 2 नाम याद रखना, क्रॉप और गिजर्ड। बेटा होता क्या है कि जब ये चोंच से किसी फूड को उठाते हैं तो चबा तो सकते नहीं, तो इनको जल्दी जल्दी चीजों को निगलना पड़ता है। और जब ये निगलेंगे तो जाकर के अंदर एक पाउच होना चाहिए ना जहां इकट्ठा होगा, वो पाउच है क्रॉप। यानी क्रॉप का काम क्या है? जो भी फूड को वो स्वालो कर रहे हैं वो फूड जाकर के उनके क्रॉप में स्टोर हो। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी वो दाना चुग के या कोई भी चीज चुग का मतलब निगलने को क्या बोलते हैं? चुगना। वो जाकर के पेड़ पर बैठ गए, कहीं बैठ गए। उसके बाद क्रॉप ऊपर होता है, गिजर्ड कहां होता है? नीचे। तो क्रॉप से फूड नीचे आता जाएगा और गिजर्ड में बहुत मोटी मसल की वॉल होती है, वो क्या करेगी? ग्राइंड करेगी। यानी गिजर्ड का काम जो है मैस्टिकेशन है। क्या है? मैस्टिकेशन। भाई चबा नहीं पाया था ना पक्षी जब निगलते समय, तो अब चबा रहा है। कहां चबा रहा है? गिजर्ड में। कहां चबा रहा है? यानी गिजर्ड किसका काम कर रहा है? जबड़े का काम कर रहा है। गिजर्ड किसका काम कर रहा है? जबड़े का काम कर रहा है। समझ में आया? मुर्गा कितने लोग खाते हैं? शर्म की बात थोड़ी ना है, उठा लो, ठीक है। अच्छा, मुर्गे के जो पीसेज उनके बारे में कुछ आइडिया है? नहीं आइडिया है? बल खाना जानते हो, खाली दावत में जा जाके खाना खाते हो। पथरी एक चीज होती है मुर्गे में, पथरी होती है, वो पथरी गिजर्ड है। क्या है? गिजर्ड है। ये बताने के लिए बस हम यूज कर रहे हैं। तो गिजर्ड लिख लेना, मैस्टिकेशन, फॉर मैस्टिकेशन। गिजर्ड किस लिए होता है? मैस्टिकेशन के लिए। और क्रॉप जो होता है फॉर स्टोरेज ऑफ सॉलिड फूड। जो भोजन निगला गया है उसका स्टोर करना, और गिजर्ड जो भोजन निगल करके अंदर गया उसको क्या करना? ग्राइंड करना, उसको चबाना। जबड़े का काम कौन कर रहा है? गिजर्ड कर रहा है। कितने लोगों को समझ में आ गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लिख लो, रिस्पिरेशन जो है वो लंग से होता है। रिस्पिरेशन बाय लंग्स, रिस्पायरेशन बाय लंग्स, रिस्पिरेशन बाय लंग्स, ठीक है। 2 फेफड़े होते हैं। अच्छा, इसमें फिर यह भी लिख रहा है कि एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स। एयर सैक्स कुछ पाए जाते हैं, आर कनेक्टेड टू लंग्स, कनेक्टेड टू लंग्स। तो पक्षियों में जो एयर सैक्स होते हैं वो लंग से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं। दे सप्लीमेंट इन रिस्पिरेशन, दे सप्लीमेंट इन रिस्पिरेशन एंड सप्लीमेंट इन रिस्पिरेशन एंड सप्लीमेंट द रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं। अब जैसे देखो, इसमें ये मान लो एक लंग है इनका, ये दूसरा फेफड़ा है, ठीक। और इसमें
लंग्स के साथ ये कुछ एयर सैक्स भी कनेक्टेड होते हैं, याद रखना, लंग्स के साथ में कुछ एयर सैक्स भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक, ये एयर सैक है। तो ये कह रहा है वो, ये ध्यान रखना तुम, ये हो गया लंग, ठीक है। और होता क्या है कि ये हवा जो है वो इसमें भर लेते हैं उड़ने से पहले, ये हवा जो है वो आएगी और लंग्स को तो भर ही लेंगे हवा से, एयर सैक में भी हवा चली जाएगी, तो एयर सैक भी फूल जाएगा, फेफड़े में भी हवा है और एयर सैक में भी हवा है। कितने लोगों को समझ में आई? तो बॉडी और हल्का हो गया कि नहीं हल्का हो गया? उड़ते उड़ते समय इनकी बॉडी अंदर से हवा से भरी हुई है, हड्डी में भी हवा, फेफड़े में तो हवा है ही है, एयर सैक में भी हवा, पूरी बॉडी के अंदर हवा भरी हुई है, तो आराम से हवा में उड़ सकते हैं, ठीक। अच्छा, उड़ते समय ये फेफड़े की हवा यूज कर रहे हैं रिस्पिरेशन में। भाई याद रखना, ब्लड वेसल जा रही है, एल्विलाई होगा ना अंदर, तो बेटा ये मान लो ब्लड वेसल अंदर हमने बना दिया, फेफड़े के अंदर बना दिया, तो इस हवा का ऑक्सीजन किस में जाएगा? ब्लड वेसल में, और इसमें से CO2 किस में निकलेगा? लंग्स में। तो एक समय आएगा कि इस फेफड़े की सारी हवा का जो ऑक्सीजन है वो निकल चला गया ब्लड में, और फेफड़ा भर गया किससे? CO2 से। अब फिर कहां से इसको एयर मिले? तो या तो फिर नीचे उतरे, फिर उसके बाद सांस ले। उड़ते समय पक्षी सांस नहीं ले पाता, याद रखना, पक्षी उड़ते समय सांस नहीं ले पाता, जिस फ्रीक्वेंटली वो लैंड पर लेता है बैठे बैठे, क्योंकि अगर वो उड़ रहा है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, हवा उसके बॉडी के चोंच से टकरा के अगल बगल निकल जा रही है, तो उसके फेफड़े में कैसे हवा जा पाएगी? तुम ही स्कूटर खूब तेजी से चलाओ तो सांस ले पाते हो? हवा टकराती है तो बोलो। और तुम्हारा सांस लेना अलग तरीके से होता है, पक्षियों में सांस लेने का तरीका अलग है, उनमें डायफ्राम नहीं होता, तुम्हारे में सांस लेने में 75% रोल किसका होता है? डायफ्राम का होता है। समझ में आया? तो पक्षी जब उड़ता है तो सांस नहीं ले पाता, तो उसके एक बार जब फ्लाइट पर जाता है तो उसके फेफड़े में जो हवा है उसी पर उसको डिपेंड रहना पड़ता है। अगर उसमें CO2 बढ़ गया, O2 बहुत कम हो गया, तो फिर से उसको फ्लाइट रोक के उतरनी पड़ती है, फिर से फ्रेश एयर लेना पड़ता है, फिर से उड़ना पड़ता है। तो अगर एयर सैक नहीं रहेंगे तो जल्दी जल्दी उतरना पड़ेगा, और एयर सैक है तो इसमें तो हवा भरी है ना फ्रेश, वो हवा अपनी हवा तभी देगा जब इसका हवा क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो एयर सैक जो होते हैं वो सप्लीमेंट करते हैं रिस्पिरेशन में, और इसमें ब्लड वेसल नहीं होता है, किसमें? एयर सैक में। पता चले यहां का भी हवा यूज हो रहा है, यहां का भी हवा यूज हो रहा है, इसलिए वैस्कुलर सप्लाई लंग्स में होगी, एयर सैक में होगी, दोनों में होगी। क्या आंसर होगा? वैस्कुलर सप्लाई सिर्फ लंग्स में होगी, एयर सैक में नहीं होगी। जब लंग्स का एयर यूज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, तो एयर सैक्स अपना अपना जो है उसमें एयर भेजेंगे। समझ में आया? और जब सारे एयर सैक जो है वो भी यूज अप हो जाएंगे, उनकी हवा भी यूज अप हो जाएगी, तब फिर वो नीचे उतर के फिर से फ्रेश एयर लेगा, फिर तब उड़ने के लिए जाएगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ? चलिए, तो लंग्स जो होते हैं, और लंग्स किस में मदद कर रहे हैं, एयर सैक किस में मदद कर रहा है, क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब इसमें भी लिख लेना, इनकी जो हार्ट होता है वो लिख लो 4 चैम्बर्ड। हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर्ड, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। अभी तक क्या थे? कोल्ड ब्लडेड। अभी तक जो क्लासेस थे क्या थे? कोल्ड ब्लडेड। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड को ही बोलते हैं होम्योथर्मल। क्या बोलते हैं? होम्योथर्मल। तो बेटा वार्म ब्लडेड को लिख लो होम्योथर्मल। वार्म ब्लडेड जो होता है होम्योथर्मल। इसकी 2 स्पेलिंग होती है, अमेरिकन और ब्रिटिश, तो ये वाला लिख लेना, कोई एक लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होम्योथर्मल हो गया। तो वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मल यानी जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पर मेंटेन रख सकते हैं। बाहर ठंडी हो या गर्मी हो, उनका बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जैसे मैमल का होता है। तो ये हो गया। उसके बाद लिख लेना, इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और हाँ, अंडे देंगे ये, ओवी पैरस होंगे, ये अंडे देंगे, ओवी पैरस होंगे, ओवी पैरस होंगे। और इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है, तो कौन सा डेवलपमेंट? डायरेक्ट डेवलपमेंट लिख लेना इनमें। तो इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक, ऊपर लिख देता हूं।
डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इसमें। ये क्लियर हो गया? और बता बेटा क्या है? नहीं, कोई पॉइंट देख लो, कोई पॉइंट देख लो, एग्जांपल तभी डिस्कस कर रहे हैं, कोई पॉइंट देख लो, छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। हो गया? चलो एग्जांपल पर आते हैं। कॉर्वस, कॉर्वस की स्पेलिंग क्या है? CORVUS, ये आर है, CORVUS, क्रो, कौआ। दूसरा है क्या? पीकॉक, PEA, सही है? पीकॉक सही है? PEACOCK। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पावो। ये नेशनल बर्ड है ना, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा? कोलंबा, कोलंबा मतलब पिजन, पिजन की स्पेलिंग PIGEON, कोलंबा, कोलंबा, नाम याद कर लेना, कोलंबा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? पैरट, पैरट लिख लो, पैरट, सिटेकुला, P साइलेंट है, सिटेकुला, SITTACU की एक L है, सिटेकुला। उसके बाद क्या बेटा? ऑस्ट्रिच, बता ही चुके हैं, स्ट्रुथियो, ऑस्ट्रिच लिख लो, ऑस्ट्रिच, स्ट्रुथियो। उसके बाद वल्चर भी है, हाँ? वल्चर, नियो, PHRON, नियोफ्रॉन। और पेंगुइन भी है ना, हाँ, पेंगुइन के बारे में भी एक दो पॉइंट लिख लेना, भी बता देता हूं। पेंगुइन, पेंगुइन, UIN, पेंगुइन। एप्टिनोडाइटिस, एप्टिनोडाइटिस, पेंगुइन मतलब एप्टिनोडाइटिस। सारे एग्जांपल हो गए जो दिए एनसीईआरटी बुक में। अच्छा, अब इसमें पेंगुइन जो होता है वो एक्वेटिक बर्ड है, ध्यान रखना, वो पानी में पाए जाने वाली बर्ड है। तो पेंगुइन में जो विंग्स, फोर लिम्ब जो है वो विंग्स में चेंज नहीं होता है, फ्लिपर में चेंज होता है। किसमें? पानी में तैरने के लिए विंग्स की जरूरत नहीं होती, किसकी जरूरत होती है? फ्लिपर की। तो लिख लेना, पेंगुइन में फोर लिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स, फोर लिम्ब is modified into flippers, flippers for swimming, तैरने के लिए। ठीक है, और ये एक्वेटिक बर्ड है बेटा, ये एक्वेटिक बर्ड है, एक्वेटिक बर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया एव्स के बारे में। अब हेडिंग डाल लो मैमल्स, नेक्स्ट क्लास लिख लो मैमल, क्लास मैमेलिया। अब देखो, क्लास मैमेलिया में डाइवर्स हैबिटेट होता है, सबसे पहले तो लिख लेना डाइवर्स हैबिटेट, कई अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसमें ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, और एयर में भी रहते हैं, एरियल भी होते हैं, ठीक है, एरियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल में लिख रहा है पोलर आइस कैप्स पर पाए जाते हैं, पोलर रीजन में। उसके बाद ये फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। ये सब लिखा कि नहीं लिखा, देख लेना एक बार।
फिर कहाँ पाए जाते हैं? डार्क केव्स में पाए जाते हैं, डार्क केव्स में पाए जाते हैं। और भी है, माउंटेन्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है ना। तो मतलब वैरायटी ऑफ हैबिटेट में आपको मिलेंगे मैमल्स, एक तो ये लिख देना। उसके बाद मैमल का बहुत फंडामेंटल फीचर लिखा है, मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो मैमल का फंडामेंटल फीचर लिख लो, फंडामेंटल फीचर, फंडामेंटल फीचर लिख लेना, मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिससे कि यंग वंस को ये मिल्क पिलाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस मिल्क फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग वंस, नरिशमेंट ऑफ यंग वंस। जो यंग वंस होते हैं उनको दूध पिलाने के लिए जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो दूध बनाती हैं, जिससे कि यंग वंस का नरिशमेंट होता है। ये मेमोरी, ये मैमल का स्पेशल फीचर है, ये मैमल का स्पेशल फीचर है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, दूध पिलाने वाला काम ये प्रेजेंट मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड दोनों में होती है, मेल एंड फीमेल बोथ। लेकिन फंक्शनल होती है किसमें? मेल, मेल में, सही है। फंक्शनल इन फीमेल्स, ठीक है। कौन सा ऐसा मैमल है जिसमें मेल भी बच्चों को दूध पिलाते हैं? चमगादड़। कुछ कुछ जो है अलग तरह के चमगादड़ होते हैं जो जिनमें मेल और फीमेल दोनों बच्चों को फीड कराते हैं, ठीक। तो याद रखना कि मेमोरी ग्लैंड पूछेगा, मेल और फीमेल दोनों में पाए जाएंगे। मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है फंक्शनली किसमें? मेल में, चमगादड़ों के केस में, और फीमेल में बाकी जो दूसरे मैमल्स हैं उनमें। कितने लोगों को क्लियर हो गया है चीज? ठीक। इसके बाद मेंशन कर लेना, जो मैमल्स होते हैं उनमें बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, बॉडी कवर्ड बाय हेयर्स। कम होना हेयर, ज्यादा होना वो अलग इशू है। तो बॉडी के ऊपर हेयर का पाए जाना, फिर ईयर पिन्ना का पाए जाना, ईयर पिन्ना प्रेजेंट। ईयर पिन्ना मालूम है ना, ये इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना उसको बोलते हैं। तो ईयर पिन्ना प्रेजेंट, बॉडी कवर्ड विथ हेयर्स, ठीक है। अच्छा, इनमें जो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स वेरियसली मॉडिफाइड, क्या क्या काम करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं? देखो लिखा होगा, क्या क्या होगा बेटा? रनिंग, और क्या है? स्विमिंग, और क्या है? फ्लाइंग, जैसे चमगादड़ है। उसके बाद रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, बोरोइंग बिल बनाने के लिए, और क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए, बंदर उंदर का देख लो। और क्या होगा? वॉकिंग, वॉकिंग कर ले, लिख लेना वॉकिंग। तो देख रहे हो 4, इनमें 4 लिम्ब हो, हाइंड लिम्ब हो, दोनों मिला करके अलग अलग कामों के लिए मॉडिफाइड रहते हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा का तो 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब दोनों किसके हिसाब से मॉडिफाइड है? रनिंग के लिए, ठीक है ना। बंदर का क्या है? क्लाइंबिंग के लिए। इंसान का किस लिए? हाइंड लिम्ब मॉडिफाइड है। हाइंड लिम्ब मॉडिफाइड है वॉकिंग के लिए या रनिंग के लिए, और 4 लिम्ब मॉडिफाइड है चीजों को होल्ड करने के लिए। होल्डिंग भी लिख लेना, होल्डिंग लिखा नहीं है बट लिख सकते हो, ठीक है। वो तो कुछ एग्जाम्पल बस दे रहा है। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये चीज? तो मैमल जो है उनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, क्या क्या काम होता है। उसके बाद लिख लेना, इनके जबड़े में वेरियस टाइप ऑफ टीथ होते हैं, सारे दांत एक जैसे नहीं होते। तो लिख लोगे वेरियस टाइप ऑफ टीथ, वेरियस टाइप ऑफ टीथ ऑन जॉस। जबड़ों पर कई तरह के दांत होते हैं, और इस तरह को बोलते हैं हेट्रोडोंट कंडीशन। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट कंडीशन। बेटा एप्स में तो दांत थे ही नहीं। रेप्टाइल में अगर दांत है तो होमोडोंट है, रेप्टाइल में अगर दांत है तो होमोडोंट है।
एम्फीबिया में भी अगर दांत है तो होमोडॉन्ट है, मछली में भी अगर दांत है तो होमोडॉन्ट है। हेट्रोडॉन्ट कंडीशन सबसे पहले एज अ ग्रुप की बात करें तो मैमल में आता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है जिसको हम कल के क्लास में बता देंगे, फिर बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है।